बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने समाज के लिए, अधिकारों के लिए अपनी ज़िंदगी में सबसे लंबी लड़ाई लड़ी और उनके साथ उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। उनका एक ही मकसद था कि भाई कांग्रेस और महात्मा गांधी ये भी अंग्रेज़ों से मांग रहे हैं आज़ादी, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे इनका साथ देने की बजाय मुझे भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अंग्रेज़ों को उनसे आज़ादी मांगनी चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया, अपनी तकलीफ़ें बतानी शुरू की। उसके बाद कुछ अधिकार मिले। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना कन्विंस कर दिया वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने ये बोला कि आज़ादी देने से पहले इन लोगों को, गांधी और गांधी एंड कंपनी के लोगों को आज़ादी देने से पहले मेरे देश में आकर मेरे लोगों के हालात का जायजा जरा ले लीजिए। आप जरा देख लो कि मैं गुलामों का गुलाम हूँ, मैं इनका भी गुलाम हूँ और आपका भी गुलाम हूँ। अब बाबा साहब के अंदर कन्विंसिंग पावर थी। उन्होंने ऐसा कन्विंस किया प्राइम मिनिस्टर एमजे मैकडॉनल्ड को, उन्होंने सर जॉन साइमन को 3 फरवरी 1928 को इस देश के अंदर इस समाज का, अछूत समाज के हालात का जायजा लेने के लिए भेजा। और जब लॉर्ड डिस का इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बड़ा विरोध किया कि साइमन गो बैक, लेकिन कभी किसी ने किसी पेपर में जब कहीं भी ये नहीं बताया कि साइमन क्यों आया था, साइमन क्या चाहता था। और जहाँ तक कि जब साइमन इस देश में उतरा, उसका इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाला लाजपत राय उसको लीड कर रहे, तो उन्होंने विरोध किया। वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ भी हो गई। लेकिन जब वो साइमन घूम रहा था, उसके साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और शिव दयाल सिंह चौरसिया और ऐसे लोगों ने बाबा साहब का साथ दिया। और जहाँ तक के लास्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साइमन के साथ लखनऊ जा रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ के दलित लोगों को ये डरा धमका दिया था कि गोरा अंग्रेज आएगा, अगर आपको ये पूछे कि आपको मंदिरों में जाने की इजाज़त है तो बोल देना हाँ, हमें कोई रुकावट नहीं। उन्होंने बोला कि अगर आपको पानी पीने की इजाज़त है पब्लिक कुओं पर सबके साथ, कह रहे भी हाँ, हमें कोई परेशानी नहीं। अब साइमन जब दिल्ली से लखनऊ जा रहा था तो रास्ते में कानपुर के पास एक मंदिर है, वहाँ पर गाड़ी रोक दी गई और एक दलित महिला को बुलाया गया, माता जी को। उसको साइमन ने बोला कि भाई माता जी आपको मंदिरों में जाने की इजाज़त है? तो माता जी ने बोला कि मंदिरों में मैं खूब जाती हूँ, खूब घंटियाँ बजाती हूँ, मुझे कोई रुकावट नहीं है। तो सर जॉन साइमन ने बोला डॉक्टर अम्बेडकर को कि आप तो कहते मुझे मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं है, तो माता जी तो कह रहे हमें मंदिरों में जाने की इजाज़त है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला माता जी को, माता जी वो जो गुलाब का फूल मंदिर में लगा हुआ है अंदर, ज़रा उसको तोड़ के लाइए। अब माता जी अंदर जाएगी तभी तो गुलाब का फूल टूटेगा। अब माता जी को पसीना आ गया कि गुलाब का फूल तो अंदर है, मैं तोड़ूंगी कैसे। अब वो जा नहीं रही, तो सर जॉन साइमन ने माता जी का हाथ पकड़ा, उसको मंदिर की सीढ़ियों तक खींच कर ले गए और बोला जाइए, कहते अंदर ही जाऊंगी। वहाँ पर माता जी ने, हमारी माता जी ने उन सीढ़ियों को इतनी ताकत के साथ पकड़ा क्योंकि उसको डर था कि ये साहब मैं चला गया, ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और जो अंग्रेज था ना, मुर्गे मर के खाने वाला, तो हमारी माता जी की पकड़ को नहीं छुड़ा सका। और उसके बाद क्योंकि हमारी माता जी इतनी मजबूर थी, उसको इतना डर लगा हुआ था कि वो घबरा ही नहीं, उसने इतनी सीढ़ियों से ताकत के साथ पकड़ा, क्योंकि माता जी ने भी बड़ा मोटा माल खाया हुआ था, वो भी ताकतवर थे। उसके बाद उन्होंने लिख दिया कि इनको मंदिरों में जाने की
इजाज़त नहीं है। गाड़ी आगे गई, आगे के कुआं था, अपर कास्ट के लोगों का, वहाँ गाड़ी को रोक लिया। क्योंकि मैं किसी का नाम तो लूँगा नहीं, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि अपने आप को जो बड़े लोग कहते हैं, ऊँची जाति के अपने आप को पवित्र कहते हैं, उनमें पवित्र लोगों को कह देना चाहता हूँ। उनका कुआं था, वहाँ पर गाड़ी रोकी गई और एक दलित समाज के हमारे पिताजी को, हमारे बुजुर्ग जी को मिला लिया गया कि कुएं में पानी निकालने में, आपको पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला कोई परेशानी नहीं, पानी पीते हैं। जब देखा आगे वो लोग खड़े हुए हैं, उनके डर के मारे उसने पानी निकालना तो एक तरफ, वो साइमन के कदमों में ही गिर गया, बैठ गया, उठा नहीं। तो साइमन ने लिख दिया कि इनको पानी पीने की भी इजाज़त नहीं है। उसके बाद साइमन चला गया वापस इंग्लैंड। उसने जाकर एक, उससे पहले एक घटना तो मैंने ही, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक कालाराम मंदिर नासिक में जाने के लिए भी संघर्ष किया था, और वहाँ पर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संघर्ष में जो किया था, उसके ऊपर भी लाठी चार्ज हुआ, उनको भी मंदिर में जाने नहीं दिया। तो फिर उसके बाद ये रिपोर्ट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को दे दी गई, सौंपी गई। तो वहाँ पर बुलाया गया इसको, महात्मा गांधी को। हमें वे तो अगे भाई महात्मा जी गांधी तो आज़ादी मांग रहा है, जो तुम्हारे समाज के जो गुलाम हैं सदियों से, इनको आज़ादी कौन देगा? तो गांधी जवाब नहीं दे पाया था इस बात का, और गांधी वापस आ गया। क्योंकि ये तो रियलिटी है, असलियत है। क्योंकि मनुस्मृति के अंदर इन लोगों को मंदिरों में या कुओं में या बराबर जाने में या पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। आखिर में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, 31 के अंदर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड के अंदर। वहाँ पर महात्मा गांधी को, कांग्रेस के और सारे नेताओं को वहाँ पर बुलाया गया, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी वहाँ पर बुलाया गया। एक तरफ डॉक्टर अम्बेडकर बैठे हुए हैं और एक तरफ महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल सब बैठकर सब वहाँ हैं। और वहाँ पर जहाँ तक आया कि इंडिया से टेलीग्रामें दी गई कि डॉक्टर अम्बेडकर को बोलने का अधिकार, वो हमारा नेता नहीं है। अगर हमारा नेता है तो सिर्फ महात्मा गांधी है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अनुयायी जो थे देश में रहते, उन्होंने महाराष्ट्र से बेशुमार टेलीग्रामें दी कि हमारा नेता जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, गांधी नहीं है। तो जब ऐसी टेलीग्राम में सब चीज़ वहाँ आगे, वातावरण ऐसा हो गया कि नेता कौन है, तो गांधी ने बोलना शुरू किया कि ये जो छूत समाज है, ये हिंदुओं का एक पेन अंग है। हमारे बुजुर्गों से गलती हुई, जात पात के आधार पर इनके साथ अपमान हुआ। अब हम इस छुआछात को, ऊंच नीच को, गरीबी को हम दूर करेंगे। आप लोग जितनी जल्दी हो सके इस देश में से चले जाए और हम ये मामला हल कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा घरेलू मामला है। जब ये बात गांधी बोल रहा था, जो ही गांधी बोलता जा रहा था, त्यों त्यों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का गुस्से से पारा हाई होता जा रहा था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला गांधी को, तू कैसे कहता कि ये हिंदुओं के पेन अंग हैं? जब मैं महार के तालाब पर पानी पीने के लिए संघर्ष कर रहा था, उस वक्त मेरे समाज के लोगों पर, मेरे पर लाठी चार्ज हुआ। उस वक्त तेरे पर लाठी क्यों नहीं बजी? तुम्हारी चौकरी पर लाठी क्यों नहीं बजी? तुम्हारा सिर क्यों नहीं फटा जैसे मेरे समाज का सिर फटा? अगर मैं हिंदू था तो तुम्हारा सिर भी बराबर फटना चाहिए था। तुम्हारा क्यों नहीं फटा? क्योंकि तुम लोगों ने हमें कभी हिंदू समझा नहीं था। उसके बाद जब मैं पहाड़ के तालाब के पास तो ये सारी घटना हो चुकी, जब उसके बाद मैं कालाराम मंदिर में जाने के लिए संघर्ष कर रहा था, मंदिर में जाने के लिए,
उस मंदिर में जाने के लिए मेरे समाज पर लाठीचार्ज हुआ, और लाठीचार्ज इतना हुआ कि मेरे समाज की महिलाओं के सिर फाड़ दिए गए और उनके साथ इतनी दुर्दशा हुई। उस वक्त तुम्हारी चौकड़ी कहाँ थी? तुम लोग उस वक्त, तुम्हारे सिर क्यों नहीं फटे? अगर मैं हिंदू था और तुम्हारी महिलाओं के सिर क्यों नहीं फटे, ये मुझे बताइए ज़रा। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रैमदेव मैकडॉनल्ड को बोला, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपके राज के अंदर मेरे पर लाठीचार्ज हुआ, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया गया इन्होंने, आप ये बताइए आपने हमारी मदद क्या की, आपने हमारा साथ क्या दिया, ये आप बताइए हमें। इस पर रैमदेव मैकडॉनल्ड को बड़ा गुस्सा आया। उसने उसी वक्त बोल दिया, डॉक्टर अम्बेडकर और इसका समाज जो है ये हिंदू नहीं है, ये अल्पसंख्यक में है, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई पार्टी है। आप इसके बाद मीटिंग खत्म हुई और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के कन्विंसिंग पावर की वजह से उन्होंने इनको इतना कन्विंस कर दिया, प्राइम मिनिस्टर रैमदेव मैकडॉनल्ड को, जिसने देश को आज़ाद करना था, उन्हें दिल के अंदर ये बात आई, बाकी इन लोगों को जो सदियों से गुलामी कर रहे हैं, इनको भी आज़ादी देनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो 4 आज़ादियों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। एक धार्मिक आज़ादी, दूसरी सामाजिक तौर पर आज़ादी, तीसरी आर्थिक आज़ादी और चौथी जिनको हम कहते हैं राजनीतिक आज़ादी। आप ये बताइए 4 आज़ादियों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर अकेले संघर्ष कर रहे थे, जबकि महात्मा गांधी जो है वो अकेली राजनीतिक आज़ादी के लिए बात कर रहा था। इन बातों को समझकर प्राइम मिनिस्टर रैमदेव मैकडॉनल्ड ने 18 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की अनाउंसमेंट की, जिसको हम कहते हैं सोशल रेवोल्यूशन एज वेल एज कल्चरल रेवोल्यूशन 1932 का, जिसके तहत डबल वोटिंग का अधिकार दिया गया। अब सवाल तो ये आ जाता है, मैं इसी एक बात के ऊपर बोल देता हूँ कि बाबा साहब ने कभी भी रिजर्वेशन नहीं मांगी थी। अब डबल वोटिंग में क्या है, रिजर्व सीट और जनरल सीट। रिजर्व सीट पर ऐसी ही समाज का व्यक्ति खड़ा होगा और ऐसे ही समाज के लोग वोट डालेंगे, दूसरे जनरल वोट नहीं डालेंगे। मतलब अपनी वोट से चुनकर रहेंगे, जो भी कैंडिडेट रहेंगे। उन दिनों में 88 या 86 के रिजर्व सीट से लोग चुन के आते थे। अब जनरल सीट से एससी भी खड़ा होगा, जनरल भी खड़ा होगा, एससी भी खड़ा होगा, जनरल भी खड़ा होगा, एससी भी वोट डालेंगे, जनरल भी वोट डालेंगे। अब आप ये बताइए कि 88 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो चुनकर अपनी सीट से आते ही आते, जनरल सीट से ये जो समाज है, वर्ज्य समाज या जिनको हम कहते हैं अछूत समाज, ये वोट उसको देता जो उनके हित की बात करता है। आप ये बताइए दोनों एमपीओं को बनाकर 88 एमपी या 86 एमपी उस वक्त चुनकर रहते थे रिजर्व सीट से, अगर जनरल सीट से जो चुनकर रहते, दोनों को मिलाकर ये आप बताइए कि गवर्नमेंट किसकी बनती। सही मैंने में गवर्नमेंट उस वक्त इस समाज की बनती जो सदियों से गरीबी में मुकाबला कर रहा था, गरीबी में जलालत की ज़िंदगी बसर कर रहा था। आप ये गांधी जो था ये वहाँ तो नहीं कुछ बोला, लेकिन इसने क्या किया, जो ये वोटिंग का अधिकार है, डबल वोटिंग का अधिकार, जिनको हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं मर तो जाऊंगा पर इन गरीबों के लिए अधिकार लेने नहीं दूंगा। गांधी ने अपनी बाजी तक लगा दी प्राणों की, जो हमारे अधिकार बाबा साहब लेकर आए थे। यह व्रत रख दिया, और वैसे तो उन्होंने 23 नवंबर 1932 को व्रत रख दिया था, क्योंकि गांधी को पकड़कर जर्दा जेल पुणे में बंद कर दिया था। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सारे देश से धमकियाँ आ रही थी कि आप
गांधी की जान को बचाइए, मत छोड़ दीजिए। बाबा साहब ने कहा मैं तो किसी का हक नहीं ले रहा, मैं तो किसी के अधिकारों पर हमला ही नहीं कर रहा, तो मैं तो उनके अधिकारों को मांग रहा हूँ जिन जो कि इनके साथ रहकर सदियों तक नहीं मिले। हम साथ ही साथ बाबा साहब की कोठी पर कमला नेहरू और कस्तूरबा गांधी आए और इनके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय और बेशुमार लोग थे। ये 5 सितंबर 1932 की बात है। और उस वक़्त कस्तूरबा गांधी कहती है मेरे पति की जान बख्श बाबा साहब, और कमला नेहरू कहते मेरे बापू की जान बख्श, और पंडित मदन मोहन मालवीय कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर अपने गले में कपड़ा डालकर मैं हाथ जोड़कर आपसे गांधी के प्राणों की भीख मांग रहा हूँ, क्या आप मेरे को गांधी के प्राणों की भीख नहीं देंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा जब हर समाज में मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब लोगों ने अधिकार लिए तो उस वक्त गांधी क्यों नहीं मरा, गांधी ने मरमत क्यों नहीं रखा, आज क्यों रखा महात्मा गांधी ने मरमत। उसके बाद 17 सितंबर को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को धमकी आई कि अगर महात्मा गांधी की डेथ हो गई तो ना तो तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे ना तेरे समाज को छोड़ेंगे। उस दिन से लेकर 20 सितंबर तक बाबा साहब को बहुत परेशानी हुई, बहुत दिक्कत हुई कि मैं आज मेरा समाज तैयार नहीं है, और अगर मेरा समाज ही ना रहा जिनके लिए मैं कर रहा हूँ तो बताइए मेरा क्या फ़ायदा हुआ। तो बाबा साहब बड़े परेशान थे। यहाँ पर मेरे को एक ओशो की बात याद आ रही है कि जैसा मैं एक मीटिंग में भी बोला करता हूँ, एक 16 साल की लड़की जो थी उसके साथ एक 45 साल का लड़का शादी करने चाहता था। वो लड़की बोली मैं शादी क्यों करूँ, वो कहता मैं तो फिर मर जाऊँगा। उसके बाद वो लड़की के बाप के पास गया कि भाई मैं तुम्हारी लड़की की शादी के साथ मैं शादी करनी चाहता हूँ, आप उसकी शादी मेरे साथ करिए। तो लड़की का बाप कहता मैं शादी क्यों करूँ अपनी लड़की की तेरे साथ, तेरी उम्र कितनी हो, कहता मैं फिर मर जाऊँगा, मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊँगा, मैं शादी तो करूँगा उसी से करूँगा। तो जब वहाँ पर भी उसको मना कर दिया, उसने आकर लड़की के बाप के घर के सामने बिस्तरा लगा दिया और उसको बहुत से लोगों ने आकर कहा अरे मर जाएगा, शादी करनी है कर दीजिए। फिर वो एक वो संसार के पास आया जो कि अमेरिकनवादी सोच पर था। उसने कहा भाई ये काम कर, तो एक 70 साल की बुढ़िया को ले आया, उसको बोल मैं तुम्हें 100 रुपये रोज़ का दूंगा और तू भी उस आदमी के बराबर में बिस्तरा लगा दे, और उसको बोला कि मैं तेरे से शादी करूंगी। उसने ऐसे ही किया, जब बिस्तरा लगा दिया तो वो कहता भाई तेने बिस्तरा क्यों लगा दिया। 70 साल की बुढ़िया को वो पूछ रहा है जो 45 साल का आदमी 16 साल की लड़की से शादी करनी चाहता है। वो कहती मैं तेरे से शादी करूंगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये बात आज बता रहा हूँ मैं आपको। वो कहते मैं आपसे शादी करूंगी। वो कहता मैं तो शादी नहीं करूंगा। वो कहती मैं फिर मर जाऊंगी, शादी करूंगी मैं तेरे से करूंगी। अब वो फंस गया। उसके बाद रात आई, 12-1 बजा, बुढ़िया सो रही थी बेचारी 70 साल की। उसने आओ ना देखा ताओ, अपना बोरिया बिस्तरा लपेटा और रात को माँ से भाग गया। और आज भी ये उत्सव ने नहीं, मैं आज भी उत्सव ने नहीं, हमारे समाज के किसी एक आदमी ने भी उस वक्त गांधी के मुकाबले में मरण व्रत रखा होता तो गांधी 1932 में भाग जाता और हम लोग इस डबल वोटिंग का जो अधिकार था ना, हम उसको बरकरार रखते। लेकिन अब बाबा साहब क्या करते, मजबूर थे। और यहाँ तक मजबूर कि 20 सितंबर 1932 को गांधी ने पानी पीना भी छोड़ दिया 12 बजे। कहते मैं मर जाऊँगा, मैं ये अधिकार नहीं होने दूंगा। आप ये सोचिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कितने परेशान थे, कितना परेशान किया इस कांग्रेस के गंदे ने हमारे बाबा साहब को कदम कदम पर। आके 24 सितंबर 1932 को शाम को 5 बजे
बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को जर्दा जेल पुणे में जाकर गांधी के साथ समझौता करना पड़ा, जिसको कहते हैं पूना पैक्ट, और जिसके तहत इस अधिकार को छोड़ना पड़ा जिससे हम राजे बनते थे। और बाबा साहब ने उसी दिन बोल दिया था महात्मा गांधी को, गांधी जाइए यहाँ से चमचे पैदा होंगे जो रिजर्व सीट से चुनकर आएंगे। दलित समाज के लोग वो अपने समाज के लिए कोई काम नहीं करेंगे। ये चमचे जो आज भी चुनकर आते हैं वो समाज के लिए काम नहीं करते, वो 1932 के चमचे हैं। तो आज मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ, तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के इस संघर्ष को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी भी रिजर्वेशन मांगा था। ये इन्होंने जब समझौता हुआ था, ये कहा था कि हम 10 साल के अंदर गरीबी और छुआछूत को दूर कर देंगे, और आज तक कहाँ तक वो दूर हुई है यह आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। इसलिए मैं आज उस आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग उस संविधान की रक्षा करनी है। ये संविधान को बाबा साहब ने बहुत मुसीबतों के बाद लिखा था, और जिसको लिखते वक्त डॉक्टर अम्बेडकर की उम्र जो थी वो 10 साल कम हो गई थी। तो आज इस मौके पर जितने बड़े बड़े नौजवान हैं, नौजवान लड़की हैं हमारे समाज की, उन सब को एकजुट होकर इस संविधान की रक्षा को करना होगा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच को कामयाब करना होगा, अपने प्राण भी देकर। इसलिए मैंने आज आपके बीच में ये बताया है कि बाबा साहब ने कभी भी रिजर्वेशन नहीं मांगा था, क्योंकि मैंने तो आखिरी वक्त में बाबा साहब की आंखों में आंसू तक देखे थे। उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, मेरे को उनके साथ काम करने का मौका नहीं मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ, मुझे मौका जरूर मिल गया था, क्योंकि नानचंद रत्तू जी थे, वो मेरे रिश्तेदार थे, और दूसरी बात वो पहले मुझे जानते भी थे। उन्होंने मुझे बुला लिया था कोठी पर, तो फिर मैं जाता था तो मुझे उनके दर्शन हुए थे, लेकिन मुझे उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन उनकी पीड़ा को, उनके आंसुओं को जो मैंने देखे थे, वो आज भी मेरे को, जब मैं उनको देखता हूँ, जब मेरे अंदर वो सीन आता है, तो मेरे को खुद मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बाबा साहब, आपने अपनी ज़िंदगी लगाकर कितना संघर्ष करने के बाद हमारे लोगों को जहाँ तक आपने पहुँचा दिया। और मैं ये प्रण किया हुआ है बाबा साहब कांशी राम, मेरी ज़िंदगी का आखिरी जो सांस है वो भी आप लोगों के इस मिशन मूवमेंट के साथ निकलेगा, और मैं समाज में आखिरी वक्त तक जाकर समाज को तैयार करता रहूँगा। और आज भी मैं देश के कोने कोने में जाकर लोगों को समाज के तौर पर मैं प्यार करता हूँ, और मुझे बहुत चैन आता है जब मैं समाज के बीच में जाकर लोगों को ये बाबा साहब के संघर्ष के बारे में बताता हूँ। तो आज मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग अलग अलग टुकड़ों में ना बंटकर आप एकजुट होकर इस विचारधारा के ऊपर इकट्ठे हो जाइए, जिस विचारधारा को साहब कांशी राम ने मिशन मूवमेंट में बदल कर हमारे समाज के लोगों को सत्ता तक पहुंचाकर आप वो दुनिया से चले गए। कितना बड़ा संघर्ष किया उन्होंने, वापस महात्मा, उनके साथ ही मुझे आखिरी वक्त तक मौका मिला था उनके साथ। तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरे को ऐसे महापुरुषों के साथ मौका मिला। तो ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है उनके साथ रहकर, उसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। आज मैं इतना ही कह दूँगा, इतना ही बता रहा हूँ कि रिजर्वेशन कभी बाबा साहब ने नहीं मांगा था। जब फिर मौका मिलेगा आपके बीच में आकर और बहुत सी बातें बताएंगे। 27% OBC को क्यों दिया, बाबा साहब ने हर समाज को इकट्ठा कैसे किया, जाति के आधार पर तोड़े हुए हर समाज को उन्होंने एक जोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन देकर
इस देश को मजबूत कर दिया है। ये जी न्यूज़ पर भी कई दफ़ा आया है। सुधीर चौधरी जी ने, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने वहाँ ये कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए है उसको किसी को भूलना नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।